नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड में अगले 2 दिन तेज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, नैनीताल समेत 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 2 दिन तेज आंधी की आशंका भी जताई गई है। तो पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में इसी तरह का अलर्ट है, जहां पर तेज बारिश हो रही है, आंधी, और इसी की वजह से ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। 4 धाम यात्रा भी है, इसलिए खास तौर पर जो 4 धाम जाने वाले यात्री हैं उनके लिए कि अगर मौसम खराब हो तो आप बाहर यात्रा ना करें, इस तरह के भी अलर्ट जारी किया है। देखिए, आज 2 जून हो गई है, तो आज जो है उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी जनपद में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ पर भी कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 3 तारीख को जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 4 तारीख को भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। 5 तारीख से जो है आगे 6-7 में रेनफॉल एक्टिविटी में रिडक्शन की संभावना है। तो 5 तारीख को नैनीताल में मौसम विभाग की चेतावनी का असर देखा गया। सोमवार को दिन में अचानक मौसम बदल गया और शहर में झमाझम बारिश हो गई। तेज बारिश के चलते नैनीताल की माल रोड पर एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे रोड बंद हो गई। तेज हवा और बारिश के दौरान पेड़ गिरने से बिजली की लाइन भी टूट गई। पैदल आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची फायर और बिजली विभाग की टीम ने पेड़ को हटाकर रोड को खोला है। सोमवार को चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई और उच्च हिमालयी क्षेत्र के सुंदर बुग्याल की तस्वीर सामने आई है, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई। जून के महीने में इस बुग्याल में जहां हरियाली छाई रहती है, तो वहां पर अचानक बर्फबारी से बुग्यालों में गए लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अगले 4 महीने चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान, तो दूसरा मॉनसून सीजन में क्लाउड बर्स्ट का खतरा। इसको लेकर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिससे पहले ही अनुमान लगाया जा सके। उत्तराखंड में अगले 4 महीने चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान, तो दूसरा मॉनसून के सीजन में क्लाउड बर्स्ट का खतरा, जिसको लेकर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिससे प्रेडिक्ट किया जा सके। मॉनसून सीजन के साथ ही प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं भी आम हो जाती हैं। एक ही जगह पर लगातार 100 mm तक की बारिश बादल फटने की घटना को दर्शाती है। ऐसे में मॉनसून में कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। अब जब मॉनसून सीजन करीब है, तो अगले 4 महीने चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें खास होगा कि इस तरह की घटनाओं का पहले से आकलन, क्योंकि प्रदेश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे बादल फटने जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके। जानकारों का मानना है कि 2 घंटे पहले ही होने वाली बारिश की एक्टिविटी बताई जा सकती है। हालांकि इसमें बादल फटने जैसा सिस्टम का बता पाना मुश्किल है। लेकिन 5 से 6 सेंटीमीटर भी अगर आवर में वहाँ रेनफॉल मिल जाती है, तो वो अपना आप में काफी होती है कि वो जो है फ्लैश फ्लड वगैरह जो है वो इनिशिएट कर सकती है। तो बिल्कुल चाहे लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड है, 5 से 6 सेंटीमीटर विद इन आवर अगर रेन मिल जाए, तो आप ये कह सकते हैं जो मिनी क्लाउड बस्ट इस तरह की भी चीजें होंगी, तो उसमें चीजें होती है। तो बिल्कुल इसके लिए है स्ट्रेटजी यही है कि नाव कास्ट तक हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ लोकेशन स्पेस पे हम बता सकें इस तरह की एक्टिविटी अब आप थोड़ा यहाँ से बिल्कुल अलर्ट हो। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर गिरती है। ऐसे में आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील राज्य में इस तरह का सिस्टम का डेवलप होना अब जरूरी लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मई और जून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इस बार खरीफ की बुआई में समय से होने लगी। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार गर्मियों से अधिक बारिश हुई है। इससे अच्छे उत्पादन की उम्मीद मानी जा रही है। इसके साथ ही गर्मियों में जंगलों के आग पर भी पूरी तरह से नमी होने के साथ आग पर काबू पाया जा रहा है। पेयजल संकट भी कम होने से ग्रामीणों में चैन की सांस ली है। मई और जून ये स्टार्टिंग में अच्छी बारिश हो रही है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छी है, जिससे हमारे मिट्टी में
नमी बरकरार है और किसानों ने भी अपनी बुआई टाइम पे कर रहे हैं। जब भी खरीफ की हमारी फसलें हैं, जैसे मड़ुआ हो गया, पल्सेज हो गई या मक्का हो गया, तो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें अगर हम लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें इसका, मई के महीने में तो 23 से 25 mm की बारिश होती थी। इस बार वो 46 mm तक बारिश हो रही है मई के महीने में। और इसी पर बातचीत करने के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, अगर बात की जाए, इस बार हमने देखा कि शुरुआत मई में ही कई जगह पर बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है और अभी जून भी हम देख रहे हैं और अब तो बरसात का सीजन आने वाला है। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि फसलों के लिए भी ये बारिश मुफीद है और साथ ही साथ पानी का संकट भी इस बार झेलने को नहीं मिल रहा है, जो लोग का अक्सर हम देखते हैं पहाड़ों में मिलता है। तो मौसम के हिसाब से ये बारिश और बर्फबारी अच्छी ही कही जा सकती है। बिल्कुल नीलू, मई जून का महीना पहाड़ के लिए सबसे मुसीबत भरा होता था। पिछली बार की आपको बात याद दिलाऊं कि उत्तराखंड में जो है 12 लोगों ने जंगलों की आग से अपनी जान गंवाई थी और कई लोग घायल हुए थे। उसमें से 11 लोग सिर्फ अल्मोड़ा जिले के ही थे। तो इस तरह से आग बेकाबू हो गई थी पिछले वर्ष। इस बार लगातार मई के महीने से ही बारिश होने से और जून शुरू से ही बारिश हो रही है और मौसम विज्ञान ने भी जो है अलर्ट जताया है कि लगातार 2 दिन तेज बारिश रहेगी। उसके बाद इस बार मानसून भी जल्दी पहुंचने की उम्मीद है। जहां जो है फसल की बुआई टाइम से हो रही है, किसानों को जो खेती मडुआ था या मक्का था वो टाइम से बुआई हो गई है, क्योंकि अधिकांश खेत तालाब वाले नहीं होते हैं। तो जो उपराऊ भूमि होती है उसमें टाइम से बुआई हो गई है। दूसरी बात ये बेनिफिट है कि जो वन विभाग काफी परेशान रहता था आग को बुझाने के लिए, काफी करोड़ों की वन संपदा राख हो जाती थी, वो नहीं है। जल संस्थान जो है पानी नहीं दे पाता था ग्रामीणों को। इस बार बारिश होने से ये बेनिफिट हुआ है। लेकिन इस बार मानसून जल्दी आने से कहीं न कहीं जो है आपदा का खतरा भी हो सकता है। नीलू, चलिए किशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इस बार पहाड़ों का मौसम मुफीद है, चाहे फसलों के लिहाज से या पानी के लिहाज से, क्योंकि बीते कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरह से मई जून के महीने में पानी के लिए खास तौर पर जो पहाड़ी लोग हैं उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल के भवाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कल देर शाम भवाली बाजार में 4 दुकानों में एक साथ आग लग गई। आग बेहद ज्यादा भीषण नजर आई, लपटे दूर तक नजर आए और आग की चपेट में एक घर भी आया। आग बुझाने के लिए नैनीताल और भीमताल से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देहरादून के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा की जाएगी। दोपहर 1:15 बजे से समीक्षा बैठक शुरू होगी। मीटिंग के बाद गडकरी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विकसित भारत के विजन 2047 को लेकर उत्तराखंड ने भी कमर कस ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और गांव से लेकर जिला स्तर तक योजनाएं बनाकर अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए जोर दिया। सीएम ने सभी डीएम को निर्देश दिए कि हर जिले में यह तय किया जाए कि विकसित उत्तराखंड का स्वरूप 2047 तक कैसा होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को 5-5 नवाचार लागू करने को कहा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा। साथ ही 5 जून से 25 जुलाई तक राज्य में बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने को भी कहा है। उत्तराखंड में सोमवार को जिला पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो गया, लेकिन ना चुनाव हुए ना प्रशासकों की तैनाती हो पाई। लिहाजा त्रिस्तरीय पंचायतों में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। सूत्रों की माने तो इससे निपटने के लिए सरकार अब प्रशासन का कार्यकाल 12 महीने तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में 7,500 ग्राम पंचायतों, 89 क्षेत्र पंचायत और 12 जिला पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाए। दूसरी ओर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव में तकनीकी अड़चनें सामने आ गई। नतीजा ये हुआ कि पंचायतों में अब संवैधानिक संकट खड़ा हो गया।
सरकार ने अब एक्ट में नए सिरे से संशोधन करते हुए प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने के बजाय 12 महीने बढ़ाए जाने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा है। कि अब बाकायदा राज्य सरकार ने जो मसौदा ऑर्डिनेंस के लिए भेजा है उसमें जो पंचायत राज अधिनियम है उसमें जो 6 महीने की व्यवस्था है उस 6 महीने की व्यवस्था में ही अमेंडमेंट करके 1 साल की व्यवस्था के लिए ऑर्डिनेंस का मसौदा भेजा है। उम्मीद करते हैं कि शायद उसको राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। जो हमारे शासन में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी लापरवाही से इस समय प्रदेश में गहरा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है कि आज आप देखिए कि इस समय जो हमारे गांव के लोग हैं उनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार को राजभवन की मंजूरी का इंतजार है, तब तक गांव से लेकर जिलों तक पंचायतों में कामकाज ठप रहेगा। हालांकि जानकार कहते हैं कि इससे आम जनता पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नई कार्य योजना नहीं बन सकती है, नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं हो सकती, लेकिन जो रनिंग वर्क हैं उन पर काम चलता रहेगा और उनके भुगतान में क्योंकि अधिकारियों की भूमिका होती है तो कोई रुकावट नहीं आएगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। पंचायतों के इस मामले को बड़ी चूक माना जा रहा है। इससे पहले हरिद्वार में पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया गया था और विधानसभा से पारित कर राजभवन भी भेजा गया था। राजभवन ने कुछ आपत्तियों के साथ इसे वापस लौटाया था, लेकिन उसके बाद इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर उसी पर गंभीरता से वक्त में काम कर लिया होता तो आज संवैधानिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन लगातार चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक बार फिर से 2027 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई दिखने लगी है। इसे लेकर लामबंदी होने लगी है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत का कहना है कि पार्टी के अंदर कोई स्वाभाविक लीडर दिखता है और जनता में किसी कांग्रेस नेता का स्पार्क दिखता है तो पार्टी नेतृत्व को उस नेता को आगे लाने की लिए सोचना होगा। अब हालांकि हरीश रावत का इशारा किस तरफ था ये तो साफ नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि समय रहते ही हो जाना चाहिए। किस तरीके से संघर्ष आगे बढ़ता है, यदि कोई स्वाभाविक दावेदार निकल करके आता है और संघर्ष की अगुवाई करते हुए दिखाई देता है और जनता में उसकी स्वीकार्यता है, तो मैं चाहूँगा कि लीडरशिप इस विषय पर निर्णय लें। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में क्षमता से अधिक वन्यजीव खो गए। यहां पर 10 बाघ और 10 गुलदारों को रखने की जगह है, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि यहां पर 11 बाघ और 13 गुलदार रखे गए हैं। ऐसे में उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कॉर्बेट टाइगर सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति का इंतजार हो रहा है। इससे यहां आने वाले घायल और बीमार उन जीवों का इलाज किया जा सके। हमारे पास वर्तमान में 2 बड़े बाड़े हैं, जिनमें हमारे एक में टाइगर रखे गए, इसमें हमारे 11 टाइगर हैं अभी वहाँ पर, और दूसरे में लेपर्ड है जहाँ पर 13 लेपर्ड हमारे यहाँ है। हमारा प्रयास जो है वो इस तरह के और बाड़े बनाने का है, क्योंकि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जो होती हैं जिसमें हमको जो टाइगर या लेपर्ड है मेनली उनको रेस्क्यू सेंटर में रखना पड़ता है। तो आप देखिए 10 बाघ 10 गुलदार रखने की तो जगह है, लेकिन जो घायल जानवर लेकर आए जाते हैं वो नहीं रखे जा सकते। और इस वक्त 11 बाघ और 13 गुलदार हैं, यानी कि संख्या इनकी ज़्यादा है। रख रखाव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आ रही है। ढेला रेस्क्यू सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि क्षमता बढ़ाने के लिए लेटर लिखा है, लेकिन शासन की तरफ से अब तक इसको लेकर कोई आदेश नहीं आ पाया है। रेस्क्यू सेंटर में रखे ज़्यादा वन्यजीव की वजह से इनके केयर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी भी होती है। सोमवार को रुद्रप्रयाग के जखोली में गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग और फूटा और गुलदार को पकड़ने की मांग को लेकर विरोध करने पहुंची महिलाओं ने डीएफओ को कमरे में बंद कर ताला चढ़ दिया। वन विभाग का ग्रामीणों को गुलदार पकड़ने के लिए सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद डीएफओ को कमरे से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से जखोली इलाके में गुलदार का आतंक है और अब तक गुलदार के हमले की लगभग 12 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है।
अरे अधिकारी ने जो है आदेश ही नहीं दे रहे हैं, यहाँ कुछ तो निष्क्रिय बने हुए हैं। मतलब जनता आक्रोशित है। हम तो ये चाह रहे थे कि वहाँ जो है मैडम जी से बातचीत हो जाए। अधिकारियों का क्या मकसद है इसमें? अधिकारियों को तो आदेश नेता देते हैं। और पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे को बेहतर बनाने की कवायद शुरू होने लगी है और इस हाईवे पर बूंदी से लेकर ग्वारवन टनल, गबरियान टनल बनाई गई है। 5.5 किलोमीटर की टनल बॉर्डर के सफर को तो सुरक्षित करेगी, साथ ही समय भी बचाएगी। लेकिन जिस इलाके में टनल गुजरती है वहां विरोध भी अब शुरू हो चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लिपुलेख बॉर्डर की राह में छियालिक की चढ़ाई पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। बूंदी से छियालिक पहुंचने के लिए आज भी 36 खतरनाक मोड़ों को पार करना पड़ता है। छियालिक की पहाड़ी इतनी कमजोर है कि हल्की बारिश में भी ये दरकने लगती है। ऐसे में बीआरओ बॉर्डर के इस हाईवे में बूंदी से गरव्यांग तक टनल बनाने जा रहा है। 5.5 किलोमीटर के टनल को बनाने में 2400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टनल को लेकर 3 डीपीआर तैयार हो गई हैं और इनमें से एक डीपीआर पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। इसमें एक छियालिक जो कि जिसमें कि कई बैंड्स है और पूरा स्लाइडिंग जोन है। विभाग के द्वारा 3 डीपीआर हमने सर्वे की जिसमें अलग अलग साइज की टनल आई हैं। अब इसमें से 3 डीपीआर में से एक डीपीआर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाला हाईवे कई मायनों में खास है। इस हाईवे की मदद से जहां चीन और नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा बल पहुंचते हैं, वहीं आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्राएं भी यहीं से गुजरती हैं। यही नहीं, व्यास घाटी के 7 गांवों की भी इकलौती लाइफलाइन है। ऐसे में इस हाईवे को सुरक्षित बनाना बीआरओ के लिए चुनौती बना हुआ है। बीआरओ जिस इलाके से टनल को ले जाना चाहता है वहाँ विरोध भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण टनल का सर्वे नए सिरे से करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि टनल बनने से उनके गांव को खतरा पैदा हो सकता है। जी, जहां पर इस समय बीआरओ ने टनल के लिए जो भूमि प्रस्तावित की है वो ग्राम पंचायत हमारे गांव के जस्ट ऊपर है। जब भी उस टनल का निर्माण होगा या उस टनल के अप्रोच रोड बनेगी, उससे गांव के खेत खलिहानों को और गांव को नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए ग्रामीण चाह रहे हैं कि या तो टनल की स्थान को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाए। टनल के बनने से जहां लिपुलेख हाईवे काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा, वहीं दूरी कम होने के कारण समय की भी खासी बचत होगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि ग्रामीणों को भरोसे में लेना, ताकि कुमाऊं की पहली और सबसे बड़ी टनल की राह में कोई रोड़ा ना अटका पाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर शाम बाइक सवार 3 युवकों ने होटल कारोबारी पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली कारोबारी के पीठ और हाथ पर लग गई और फायरिंग में वो घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार होटल कारोबारी अरुण कुमार पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अरुण कुमार मूल रूप से हरिद्वार का रहने वाला है और हरिद्वार में लीज पर होटल चलाता है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। नैनीताल में रेप कांड के बाद हुए बवाल का सबसे बड़ा कारण शहर में हो रहा अवैध कारोबार भी रहा। लोगों का गुस्सा उस्मान से ज्यादा अवैध कारोबारियों पर था। उस समय तो ये लोग गायब हो गए, लेकिन फिर से शहर में इनका कारोबार फलने फूलने लगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। नैनीताल के चौराहे पुलिस से ज्यादा कुछ बाहरी लोगों के कब्जे में हैं। शहर का मस्जिद चौराहा हो या फिर पंत पार्क का मेन चौराहा, इन चौराहों पर फिर पहले जैसा ही माहौल होने लगा है। अवैध टैक्सी का कारोबार कर रहे लोग पुलिस की मौजूदगी में अपने कारोबार को खाद पानी दे रहे हैं, तो बिना रोक टोक के प्रतिबंधित वाहनों को भी शहर भर में खूब दौड़ा रहे हैं। ये चौराहे जो नैनीताल के हैं
जगह जगह चौराहों में फिर वो स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस के साथ ऐसे अननोन व्यक्तियों को यहाँ पे देखा जा रहा है जिनका ना यहाँ से लेना ना देना है। वो गाइड का काम भी कर रहे हैं वो, और उसके साथ साथ वो ड्राइवरी का काम भी कर रहे हैं। हालात ये कि अवैध तौर पर जमीन कब्जा कर रहे कई लोग कुछ दिन पहले गायब जरूर हो गए थे, लेकिन अब चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी में भी अपना कारोबार कर रहे हैं, जिससे फिर हंगामा जैसे संकट भविष्य के लिए खड़े हो रहे हैं। ये हालात तब हैं जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी नैनीताल में 2017 के बाद टैक्सी नंबर को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद सड़कों से गाड़ियों को हटाने के निर्देश जारी किए गए। बावजूद इसके शहर भर में रेंटल बाइक से लेकर प्रतिबंधित वाहन दौड़ रहे हैं और चौराहों पर तो इन अवैध गाड़ियों को पार्किंग से लेकर सभी तरह की सुविधाएं पुलिस के संरक्षण में मिल रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन जल्द कार्रवाई करने की बात कह रहा है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन नैनीताल शहर के नहीं किए जा रहे हैं, सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर कोई बाहर से किसी अन्य जनपद के नाम पे इसको लेके और यहाँ पे ला रहा है तो एक तरीके से उसका मिसयूज़ है, और एक तरीके से मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसका भी एक तरीके से कंप्लायंस नहीं है। तो इसको दिखवाया जाएगा और इसमें जो उचित कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई है, वो की जाएगी। इन सभी वजहों से नैनीताल में हिंसा जैसे हालात पहले बने थे तो अब फिर स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा है। अगर फिर नैनीताल में हिंसा जैसे हालात बनेंगे तो इसका सबसे बड़ी वजह कौन होगा, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के लक्सर में एक मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक एक मकान निर्माण में मजदूरी कर रहा था। भुगाछीना हरिनंदा रोड में घटिया डामरीकरण से नाराज ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। हफ्ते भर में कई जगह पर डामर उखड़ गया। ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए। पूजा अर्चना कर लोक कल्याण की कामना की। कोटद्वार में ड्रेनेज की समस्या को लेकर मेयर ने निरीक्षण किया। बरसाती पानी की निकासी को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। हरिद्वार के लक्सर खानपुर क्षेत्र में 2023 में टूटे तटबंधों पर अब तक नहीं कराया गया ठीक। एसडीएम जल्द तटबंधों को बनाने की बात कह रहे हैं। पिथौरागढ़ में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। बीते काफी समय से कई मांगे ना पूरी होने से गल्ला विक्रेता नाराज हैं। अल्मोड़ा के भूलियोडा गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर का धरना दिया और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सावन के कावड़ मेले की चुनौतियों से निपटने के लिए हरिद्वार पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग भी की। बागेश्वर के विकास भवन में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन का उद्घाटन किया गया, जिसमें पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरिद्वार में आंगनबाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे 8 बजे की खबरों के साथ।